नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है शील सारेस एकेडमी पे। साथियों, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने इंडियन इकोनॉमी के जो फर्स्ट टॉपिक है अपना नेशनल इनकम, उसके बारे में डिस्कस किया। इस टॉपिक में साथियों थोड़ा सा और बच रहा है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। ये नेशनल इनकम का क्लास 3 है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जहां हमने छोड़ा था उसके आगे से हम इसको शुरू करते हैं। तो साथियों, हमने बात कर ली थी पिछली क्लास में, एक तो हमने बात कर ली थी पृष्ठभूमि की, पृष्ठभूमि की बात कर ली थी। एक हमने बात कर ली थी राष्ट्रीय आय के मापन का आधार। एक हमने बात कर ली थी राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां। इसी के साथ हमने बात कर ली थी राष्ट्रीय आय के मापन का अवधारणा या कॉन्सेप्ट। अब हम इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक तो आपसे पूछा जाएगा कॉस्ट और एक पूछा जाएगा आपसे प्राइस, यानी कि लागत और मूल्य। ये दोनों सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम लागत को कहते हैं कॉस्ट। इसके बाद हम देखेंगे मूल्य, यानी कि प्राइस। साथियों, किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए एक कॉस्ट लगती है। मान लीजिए ये एक पेन है और इस पेन का उत्पादन करने के लिए, इसका प्रोडक्शन करने के लिए आप एक प्लांट लगाते हैं, आप एक कारखाना लगाते हैं। अब एक प्लांट के लिए, जैसे कोई भी, इसके अलावा आप कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसका उत्पादन करने के लिए जो भी आप प्लांट लगाओगे, फैक्ट्री लगाओगे, कंपनी लगाओगे, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, वो जो प्रोडक्ट बन के निकलता है तो उसकी लागत कितनी आती है, उसके लिए क्या क्या लगता है, उसी को कहते हैं कॉस्ट। अब साथियों, जो कॉस्ट है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है फैक्टर कॉस्ट, एक होती है मार्केट कॉस्ट, यानी कि कारक या साधन लागत और बाजार लागत। अब साथियों, जो साधन या कारक लागत है यानी फैक्टर कॉस्ट है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहली है प्राथमिक साधन या कारक लागत, दूसरी है द्वितीयक कारक लागत। ठीक है। अब ये प्राथमिक और द्वितीय क्या क्या है। आप कोई भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए कि एक भूमि या भवन। तो जो भूमि है, हमारा जो साधन है, कारक है, वो पहला तो हो गया भूमि, और भूमि के लिए आपको देना पड़ेगा लगान। तो साधन तो क्या हो गया, भूमि, और इसके लिए क्या देना पड़ेगा, लगान। दूसरा है हमारा पूंजी, इन्वेस्ट करेंगे हम, जो पूंजी लगाएंगे उस पूंजी के लिए भी आपको देना पड़ेगा ब्याज। क्या देना पड़ेगा, ब्याज। अब ये भूमि है, इसके लिए लगान, किराया शब्द भी यूज कर सकते हैं, किराया। ठीक है। अब तीसरा जो है वो लगेगा अपना कच्चा माल, रॉ मटेरियल। आप इस पेन को बनाने के लिए जितने भी प्लास्टिक या इंक वगैरह जो भी आप यूज करोगे, वो कच्चा माल है, वो आपको कहीं से इंपोर्ट करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा। तो कच्चा माल के लिए आपको करना पड़ेगा भुगतान। ठीक है। तो 3 लागत हो गई। चौथा है श्रम।
आपको काम करने के लिए मजदूर चाहिएंगे, आपको कर्मचारी चाहिएंगे, टेक्नीशियन चाहिएंगे, तो आपको एक लेबर की आवश्यकता होती है जिसको श्रम कहते हैं। अब ये जब श्रम लगेगा तो श्रम के लिए आपको देना पड़ेगा मजदूरी या वेतन। तो तीसरी लागत कौन सी हो गई, मजदूरी या वेतन। इसके अलावा आपको कुछ टॉप लेवल के अधिकारी रखने पड़ेंगे, सीए या फिर टॉप लेवल के इंजीनियर, या आप जो खुद काम कर रहे हो सीईओ या एमडी चेयरमैन के रूप में। तो ये सबको कहते हैं उद्यम, एंटरप्रेन्योरशिप। और इस उद्यम के लिए लगेगा उद्यम, इसके लिए लगेगा लाभ। आप प्लांट लगा रहे हो, किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहे हो, वो कर रहे हो लाभ के लिए। तो यहाँ ये हो गई अपनी प्राथमिक कारक लागत, प्राथमिक साधन लागत, जिसमें भूमि, पूंजी, कच्चा माल, श्रम और उद्यम। और इनकी लागत कौन कौन सी है, लगान या किराया, ब्याज, भुगतान, मजदूरी, वेतन और लाभ। बिल्कुल इसी तरह से द्वितीय कारक लागत या साधन लागत है, वो आती है जो इसमें शामिल नहीं होती है, ये सेकेंडरी टाइप की होती है। मान लीजिए आप किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, तो आपको एक तो चाहिएगा परिवहन। क्या चाहिएगा, परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। आपको कच्चा माल लाने और निर्मित माल को ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता लगेगी, और जो परिवहन की कॉस्ट आएगी, लागत आएगी, वो सेकेंडरी फैक्टर कॉस्ट होती है। दूसरा आपका लगेगा एक संचार। आप जहां से माल मंगवाते हैं या जहां माल भेजते हैं, वहां आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, आपको संचार के साधन चाहिएंगे। इसके लिए मोबाइल टेलीफोन या डाक टेलीग्राम जो भी है, तो ये सब यूज करने के लिए आपको एक कॉस्ट लगानी पड़ती है, उसको सेकेंडरी कॉस्ट कहते हैं। ऐसे ही एक लगेगा बैंकिंग। बैंकिंग, आप पूंजी का जो फ्लो करेंगे, आप पूंजी भेजते हैं या पूंजी मंगवाते हैं, इसके लिए जो आपको बैंकिंग शुल्क लगेगा वो इसी कॉस्ट में आ जाता है। ऐसे ही आपका जो कारखाना है, फैक्ट्री है या भवन है, उसका आप इंश्योरेंस करवाते हैं, तो यहाँ बीमा एक लग जाता है। सेकेंडरी कॉस्ट कौन सी हो जाती है, बीमा, इंश्योरेंस आपको करवाना पड़ता है। ऐसे ही एक सुरक्षा, आपको सुरक्षा मानक अपनाने पड़ेंगे, साथ के साथ सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा वगैरह, ये सब आपको लगवाने पड़ते हैं। तो ऐसी जो कॉस्ट होती है साथियों, वो होती है सेकेंडरी कॉस्ट, यानी सेकेंडरी फैक्टर कॉस्ट। तो ये सब अपनी क्या है, फैक्टर कॉस्ट। अब इसी के अलावा साथ साथ अपन देखते हैं कि मार्केट कॉस्ट कौन सी होती है साथियों। अगर मैं ये कहूं कि मार्केट कॉस्ट या बाजार लागत, बाजार लागत, और बाजार लागत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि फैक्टर कॉस्ट में जोड़ना पड़ता है हमें क्या, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो बाजार लागत निकालने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि बाजार लागत के लिए फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि बाजार लागत बराबर कारक लागत या साधन लागत, कारक लागत प्लस में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अगर हम बाजार लागत निकालना चाहते हैं, जो तो कारक लागत लगी जिसमें प्राइमरी फैक्टर कॉस्ट, सेकेंडरी फैक्टर कॉस्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि कारक लागत या साधन लागत में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ने पड़ेंगे। अब आप कहोगे कि ये शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए हमें अप्रत्यक्ष कर में से घटाना पड़ेगा सब्सिडी, और जैसे ही अप्रत्यक्ष कर में सब्सिडी घटती है तो वो हो जाता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो हमने दो प्रकार की लागत समझ ली है, एक कारक लागत और एक बाजार लागत। ठीक है, अब हम देखते हैं प्राइस या मूल्य। अब साथ ही जो प्राइस होती है वो होती है दो प्रकार की, एक तो बाजार मूल्य
बाजार मूल्य या मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, और एक आपने सुना होगा आधार मूल्य, आधार मूल्य या बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस। अब साथ ही जो बाजार मूल्य है, मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू मार्केट कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी कि एमपी बराबर बाजार लागत प्लस में लाभ। अगर हम बाजार लागत में लाभ और जोड़ देते हैं तो हमें मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाती है। अब आप कहोगे कि लाभ तो हमने पीछे भी काउंट कर लिया, यहाँ उद्यम के लिए लाभ, ये तो फैक्टर कॉस्ट हो गई। साथियों ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। आपने कभी सुना होगा एमआरपी, एमआरपी, एमआरपी का तात्पर्य होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी किसी वस्तु के पीछे आपने देखा होगा एमआरपी लिखा होता है कि एमआरपी 100 रुपए। मान लीजिए मार्कर है, पेन है, इसकी एमआरपी है 100 रुपए। एमआरपी का तात्पर्य ये होता है कि वो जो दुकानदार है, जो विक्रेता है, जो सेलर है, वो इस पेन को 100 रुपए से अधिक कीमत पर नहीं बेच सकता, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य होता है ये। अब इस एमआरपी में क्या क्या है साथियों, एक तो है अपनी कॉस्ट और एक है अपना प्रॉफिट, कॉस्ट और प्रॉफिट। अभी कॉस्ट कौन कौन सी है, वही एक तो फैक्टर कॉस्ट और एक मार्केट कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट मान लीजिए इसका प्राइमरी फैक्टर कॉस्ट 50 है और सेकेंडरी फैक्टर कॉस्ट 10 है, तो टोटल मिला के 60 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए, 60 रुपए अपनी फैक्टर कॉस्ट आ गई। अब मार्केट कॉस्ट के लिए आप देखो हमने क्या जोड़े थे, अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब मान लीजिए इसमें 20 रुपए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है, तो 60 और 20 कितने हो गए, 80 रुपए हो गए। कितने हो गए, 80, 60 प्लस 20 बराबर 80 रुपए हो गए, तो 80 रुपए तो हमारी कॉस्ट आ गई। अब आता है प्रॉफिट। अब मान लीजिए 20 रुपए प्रॉफिट है, क्या है, 20 रुपए प्रॉफिट है। अब 20 रुपए प्रॉफिट है, अब इसको बोलते हैं 80 प्लस 20 बराबर 100 रुपए एमआरपी। 100 रुपए क्या हो गया, एमआरपी। अब इसमें एक होती है छूट, कई बार बेचने वाला या विक्रेता एमआरपी पे छूट देता है। मान लीजिए 10 रुपए की छूट दे दी या 10% की छूट दे दी, तो 10% की छूट निकालने के बाद इसकी कीमत बचेगी 90 रुपए। इस 90 रुपए को कहते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। वहां आपको जो टैक्स है, इस टैक्स को हमने जोड़ा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अगर ये अप्रत्यक्ष कर है, इसमें सब्सिडी घट जाती है तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्राप्त हो जाता है। तो सब्सिडी तो हमने यहाँ घटा दी, यहाँ हम घटा रहे हैं सिर्फ छूट। हो सकता है वो छूट ना दे, तो मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 रुपए। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ प्राइस और कॉस्ट की बात हो रही थी। तो यहाँ जो लाभ है, ये लाभ वो नहीं है जो एंटरप्रेन्योर का है, जो उत्पादन करने वाले का है। ये लाभ है होलसेल वालों का और रिटेल वालों का, वो अपना लाभ जोड़ के ही वस्तु को बेचते हैं, ठीक है। तो हमने कॉस्ट पढ़ ली और बाजार मूल्य पढ़ लिया। अब हम देखते हैं आधार मूल्य या बेसिक प्राइस क्या होती है। साथियों हमने पिछले वीडियो में बात की थी आधार मूल्य की, और आधार मूल्य में हमने कहा था कि अब वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय है या जीडीपी है, उसको हम ज्ञात कर रहे हैं किस पे, जीवीए एट बेसिक प्राइस। और जीवीए एट बेसिक प्राइस निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट में जोड़ रहे थे क्या, शुद्ध उत्पादन कर। अब ये शुद्ध उत्पादन कर कैसे निकला था, हमने बात की थी कि उत्पादन कर में से क्या घटा देंगे, सब्सिडी। जो प्रोडक्शन टैक्स है
इसमें से क्या कर देंगे माइनस सब्सिडी, और जैसे ही हमने सब्सिडी घटाई तो नेट प्रोडक्शन टैक्स हमें प्राप्त हो जाता है। तो बेसिक प्राइस निकालने के लिए बीपी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्स, यानी कि आधार मूल्य ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, लागत जो कारक लागत है, साधन लागत है, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, शुद्ध उत्पादन कर, और शुद्ध उत्पादन कर जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाती है, बेसिक प्राइस। तो हमने जितनी कॉस्ट है, दोनों कॉस्ट और दोनों प्राइस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा आगे और डिस्कस करते हैं। तो साथियों, पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में हमने एक डायग्राम बनाया था, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा दोबारा और डिस्कस करते हैं। इन चारों जो अवधारणा है, चारों जो टर्म है, इनके आधार पर 8 प्रकार के पैमाने या गणक या गुणांक निर्धारित किए जाते हैं। वो देख लीजिए आप। 8 प्रकार के कैसे कि 4 तो ये हो गए, अब इसमें से एक तो निकलेगा फैक्टर कॉस्ट पे और एक निकलेगा मार्केट प्राइस पे। तो जैसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखो, जीडीपी से हम जाते हैं किधर, जीएनपी की तरफ। अब जीएनपी निकालने के लिए हमने क्या किया था, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड किया था, यानी कि प्लस एक्स माइनस एम किया था, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय यदि हम जीडीपी में जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जीएनपी। अब यहां मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि जो विकसित देश है इनकी जीएनपी जीडीपी से ज्यादा होती है, यानी जिन देशों की जीएनपी जीडीपी से ज्यादा होगी वो देश विकसित और आत्मनिर्भर देश होते हैं, और जिन देशों की जीडीपी जीएनपी से कम होती है वो देश विकसित नहीं होते हैं, वो या तो अल्प विकसित या विकासशील देश होते हैं। तो अमेरिका ऐसा है और भारत ऐसा है। ये थोड़ा सा एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी थी, आप समझ गए होंगे। साथियों, जीडीपी से एनडीपी निकालते हैं तो हमें घटाना पड़ता है मूल्यह्रास, यानी कि उत्पादन में हुई गिरावट, और इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब हम गए थे जीएनपी से एनएनपी की तरफ, और जीएनपी से जब एनएनपी निकालते हैं तो यहां घटाना पड़ता है मूल्यह्रास। अब यहाँ एनडीपी से जीएनपी की तरफ जाएंगे तो हमें वापस क्या करना पड़ेगा, प्लस NFIA, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब इसके आधार पर जो एग्रीगेट्स हैं वो निकालते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए जब हमने पढ़ी थी राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 विधियां, और उनमें से हमने एक पढ़ी थी व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। और उस एक्सपेंडिचर मेथड में हमने पढ़ा था कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्स माइनस एम, यानी कि घरेलू उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय प्लस सरकारी व्यय प्लस निर्यात माइनस आयात। ऐसा हम कर देते हैं तो हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाती है। आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करके देखो, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, हमें दूसरा निकालना है एग्रीगेट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स यानी आईटी घटा देंगे और सब्सिडी जोड़ देंगे। मार्केट प्राइस में यदि हम इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर घटा देते हैं और सब्सिडी जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है? फैक्टर कॉस्ट। यहां दो कॉन्सेप्ट आप सीधे सीधे समझ सकते हो कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट यानी बाजार मूल्य और कारक लागत या साधन लागत। तो बाजार मूल्य और या कारक लागत ये ज्ञात करते तो हम क्या करते हैं? फैक्टर कॉस्ट में क्या करते हैं? हम प्लस आईटी और माइनस सब्सिडी कर देते हैं, माइनस सब्सिडी कर देते हैं। और हम क्या ज्ञात करते हैं? अगर मैं फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करता हूं तो माइनस आईटी प्लस सब्सिडी कर दूंगा। समझ गए क्या? ये ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला है और ये ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। आगे देखिए, दूसरा हम देखते हैं कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अब जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये हमारा फॉर्मूला था कि बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय हम जोड़ देते हैं यानी कि हम प्लस एक्स माइनस एम कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम निकालते हैं जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमें जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से आईटी घटाना पड़ेगा, अप्रत्यक्ष कर घटाने पड़ेंगे और प्लस सब्सिडी को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो साथियों हमारे 4 एग्रीगेट्स हो गए हैं, 2 जीडीपी के और 2 जीएनपी के। अब हमारा 5वां एग्रीगेट्स है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। 5वां जो पैमाना है, गुणक है, वो है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अब इसको समझने के लिए हम पिछले स्लाइड पे चलो और आप देखो कि एनडीपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था? जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाना पड़ रहा था। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास। अब इस मूल्यह्रास को घिसावट भी कहते हैं, घिसावट, और इसी को कहते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन। तो यदि आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से मूल्यह्रास घटा देते हैं तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाती है। अब आपको निकालना है 6ठा एग्रीगेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनडीपी एट मार्केट प्राइस में वही आईटी माइनस अप्रत्यक्ष कर। आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, आईटी का मतलब है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस सब्सिडी, प्लस सब्सिडी। यदि हम एनडीपी एट मार्केट प्राइस में अप्रत्यक्ष कर घटा दे और सब्सिडी जोड़ देते हैं तो हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाती है। 7वां हमारा एग्रीगेट है एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। जब हमें एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है हमारा जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। इसमें हमने क्या किया था? इसमें हमने किया था मूल्यह्रास घटाया था।
तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से हम क्या करेंगे, माइनस मूल्य ह्रास, और जैसे ही हम मूल्य ह्रास करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब निकालेंगे दूसरे तरीके से कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस में यदि हम जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्लस एक्स माइनस एम। तो हमें ऐसे भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। यदि आपके किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के प्रश्न में ऐसा आए कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस किसके समतुल्य है या बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसके समतुल्य है, तो साथियों ध्यान रखना कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एक तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास इसके बराबर है, और एक शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय इसके बराबर है। इन दोनों का आप ध्यान रखना। अब हमारा बच गया है अंतिम 8वां पैमाना या गुणक, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए आपको वही करना पड़ेगा, या तो आप ऐसा करो कि जीएनपी एट एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस आईटी प्लस सब्सिडी, प्लस सब्सिडी, यानी बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में हम क्या कर देंगे, अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा बैक देखो आप, यहां समझाता हूं मैं आपको। अगर मैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल रहा हूं तो हमने एक तो क्या देखा कि एनएनपी कैसे आ रही है, जीडीपी में ये जोड़ो और फिर जीएनपी आ जाएगी, जीएनपी में ये घटाओ तो फिर एनएनपी आ जाएगी। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस अगर हम थोड़ा सा और फॉर्मूले देखते हैं एनएनपी एट मार्केट प्राइस, तो यहाँ पहले एक समझ लो कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास, ये भी एक फॉर्मूला हो गया किसका, एनएनपी एट मार्केट प्राइस का। अब इसी का एक फॉर्मूला और है, इधर से देखो आप कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस मूल्य ह्रास और प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इधर से देखते हैं तो ये वाला फॉर्मूला हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना इसका कि एनएनपी निकालने के 3-4 फॉर्मूले हो जाते हैं, ठीक है। तो अब वापस आ जाओ उस पे। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से क्या कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स घटा दिए और सब्सिडी जोड़ दी। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ और 3 और जो गुणक है वो आप देखोगे। पहला है पीसीआई, फिर एक है पर्सनल इनकम, फिर एक है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, इसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। फिर साथियों इसको कहते हैं पर्सनल इनकम और इसको कहते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, दूसरा है व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय, इसी को वैयक्तिक आय भी कहते हैं, वैयक्तिक आय भी कहते हैं।
इसको कहते हैं खर्च योग्य व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय यानी कि प्रयोज्य, जो प्रयोग में ली जा सकने वाली आय है वो है खर्च योग्य व्यक्तिगत आय यानी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो साथियों सबसे पहले देखते हैं हम पर कैपिटा इनकम। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए पीसीआई बराबर जो कुल राष्ट्रीय आय है, कुल राष्ट्रीय आय, इस कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का दे देंगे भाग। क्या दे देंगे? कुल जनसंख्या का दे देंगे भाग। अब ये जनसंख्या कौन सी है? जो जनसंख्या हम जनगणना के दौरान आंकड़े जारी होते हैं, जैसे 2011 की जनसंख्या है, ठीक है, तो उसी के आधार पर क्या निकलेगा? पीसीआई। इतना आप समझ गए होंगे। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन। इसका एक फॉर्मूला और आता है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, यानी बाजार मूल्य पे जो प्रचलित मूल्य है, उस प्रचलित मूल्य पे जो चालू है, हमने बात की थी करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस। तो करंट प्राइस है राष्ट्रीय आय किसके ऊपर? करंट प्राइस पे। इसमें दे देंगे हमें टोटल पॉपुलेशन का भाग। तो एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है। ये थोड़ा ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम पर्सनल इनकम की, और पर्सनल इनकम को आप समझो पीआई। अब साथ ही जो पर्सनल इनकम है ये क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी साधन लागत या कारक लागत है। इस साधन लागत या कारक लागत पर राष्ट्रीय आय, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? वो हम माइनस करेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड यानी अवितरित निगम आय या लाभ। अवितरित निगम लाभ, ये हम इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। दूसरा हम माइनस करेंगे इसमें कि जो सामाजिक सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के लिए दिए गए अंशदान के लिए अंशदान। सरकार क्या करती है? विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चल रही हैं, गरीबों के लिए, वृद्धों के लिए, बालकों के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, विधवाओं के लिए, या फिर गर्भवती महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए, ये जितनी भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चल रही है, किसानों के लिए, उसमें जो अंशदान देती है सरकार, इस अंशदान को क्या करते हैं साथियों? इसमें घटा देते हैं। अब इसको घटाने के बाद क्या होता है? एक चीज और घटेगी इसमें, वो घटेगी कि सरकार द्वारा भुगतान किया गया शुद्ध ब्याज, ये भी साथियों इसमें क्या हो जाएगा? घट जाएगा। फिर एक चीज और घटेगी इसमें, वो घटेगा कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि निगम कर भी इसमें क्या हो जाएंगे साथियों? घट जाते हैं। फिर अब इसमें जुड़ेगा क्या क्या? एक तो ट्रांसफर पेमेंट, हस्तांतरण भुगतान या ट्रांसफर पेमेंट। सरकार जो हस्तांतरण भुगतान देती है, छात्रवृत्ति देती है, पेंशन वगैरह देती है, या डीबीटीएल आपने सुना होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये जितने भी हस्तांतरण भुगतान है, किसानों के खाते में 6,000 आ रहे हैं, ठीक है, ये जितने भी हस्तांतरण भुगतान है वो इसमें आ जाएंगे। ये दो प्रकार के हो जाएंगे, सरकारी हस्तांतरण भुगतान यानी कि गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट, प्लस में व्यावसायिक
व्यावसायिक हस्तांतरण भुगतान, व्यावसायिक हस्तांतरण भुगतान, व्यावसायिक हस्तांतरण भुगतान प्लस में। अब साथियों यहां हमने क्या किया, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में अवितरित निगम लाभ माइनस कर दिया, सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों पे जो अंशदान दिया जाता है वो माइनस कर दिया, सरकार द्वारा भुगतान किया गया शुद्ध ब्याज है वो माइनस कर दिया, निगम कर है ये माइनस कर दिए। इसके साथ साथ हमने इसमें जोड़ दिए सरकारी हस्तांतरण भुगतान एवं व्यावसायिक हस्तांतरण भुगतान। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक तो जो व्यक्तिगत ब्याज होता है और लाभांश आय होती है, एक तो होता है व्यक्तिगत ब्याज, व्यक्तिगत ब्याज यानी कि जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो जोड़ेंगे, एक हम जोड़ेंगे क्या, व्यक्तिगत आय। अगर इतना हम कर देते हैं तो हमें पर्सनल इनकम प्राप्त हो जाती है। अब इसका कोई शॉर्ट फॉर्मूला तो है नहीं, आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ठीक है, और माइनस सामाजिक सोशल सिक्योरिटी पर किया गया पेमेंट, ठीक है, माइनस एक नेट इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, प्लस ट्रांसफर पेमेंट। अब ट्रांसफर पेमेंट में दोनों आ गए, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट एवं बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट दोनों आ गए। इसके अलावा क्या बच गया, अब एक प्लस पर्सनल इंटरेस्ट और प्लस पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाती है, पर्सनल इनकम। अब बात आती है डीपीआई की, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, यानी कि प्रयोज्य या खर्च योग्य व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय। अब इसको निकालने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है कि पर्सनल इनकम में यानी कि डीपीआई इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स हम घटा देते हैं। यदि हम पर्सनल इनकम या व्यक्तिगत आय में से सीधे प्रत्यक्ष कर घटा देते हैं तो हमें डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम यानी खर्च योग्य व्यक्तिगत आय प्राप्त हो जाती है। साथियों ये हमारे राष्ट्रीय आय वाले टॉपिक के 3 लेक्चर थे जिसमें हमने एक एक बिंदु पर डिटेल में डिस्कस किया। जितने फॉर्मूले थे हमने उन सभी फॉर्मूले पे बात किया। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इन वीडियोज को देखने के बाद आपके कई डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। और मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस इकोनॉमी वाली सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। धीरे धीरे मैं जो छोटे छोटे आपके कॉन्सेप्ट है वो डालता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।